fluid which can flow, liquid and gas, ये दोनों है फ्लूइड। फ्लूइड कहते ही बाड़ी आएगा फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स। और फ्लूइड स्टैटिक्स जब आप कहेंगे तो आपको सबसे पहले समझना होगा प्रेशर, फिर आप बात करेंगे बायंसी, फिर आप बात करेंगे बैरोमीटर, फिर बात करेंगे फ्लोटेशन। अब यदि इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म मैंने देखा, ये दिख रहा है ना, या पहला टर्म प्रेशर, तो इनको समझने की कोशिश करेंगे। फ्लूइड कहते ही हमारे सामने आया फ्लूइड मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स कहते ही स्टैटिक्स डायनामिक्स। और फ्लूइड है कौन जो फ्लो करे। हम जब रिजिड बॉडी देखते थे तो उनके जो मैकेनिक्स था वो, और जो फ्लो करने वाला एलिमेंट है उनके जो मैकेनिक्स की चर्चा कर रहा हूं। तब अंतर ये है कि रिजिड बॉडी में उसका जो मास है वो और उस पे लगने वाला जो फोर्स रहता था इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। और हम न्यूटन्स के लॉ को सोचते वक्त F इक्वल्स टू ma में m और f के इंपॉर्टेंस को देख ही रहे हैं। लेकिन जब हम फ्लूइड की बात करते हैं ना, तो वहां मान लो किसी पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए हम ये उस फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं। तो पानी पाइप में कितना है वो इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेगा, मास इंपॉर्टेंट वहां नहीं रह जाता। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्लो करने वाले लिक्विड का डेंसिटी या फ्लो करने वाले गैस का डेंसिटी। मतलब वहां मास से ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देते हैं डेंसिटी, मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। और दूसरा, सोचिए आपके कमरे में दरवाजे के सामने एक रॉड, प्लैंक या लकड़ी का बड़ा टुकड़ा रखा रहता, जिसका एक सिरा दरवाजे के पास हो और एक सिरा दीवार के पास। अब यदि आप उस टुकड़े को धकेलें तो जाके वो फोर्स सीधे सामने वाले दीवार पे लगने वाली है। वहां फोर्स को आप फील करो, एक डायरेक्शन के सेंस के साथ वहां मौजूद है। आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस प्लैंक पे, एम मास के प्लैंक पे, वो उसी डायरेक्शन में उसका इफेक्ट दिख रहा है। वो फोर्स आपने रॉड के थ्रू देखा, सामने वाले दीवार तक पहुंचा। लेकिन सोचो एक कमरे में पानी भरा हुआ है, आप कमरे के बाहर हो, और आपने तब यदि दरवाजे को धकेल दिया, तो क्या उसके कारण जो पानी पे फोर्स लगेगा, एक्स्ट्रा आपने जो एफर्ट किया है, वो क्या वो केवल सामने वाले दीवार को फील होगा या उस रूम के हर एक दीवार को फील होगा? तो यहाँ कुछ अंतर महसूस करो। यहाँ पर वो फोर्स वाला सेंस नहीं है। फोर्स तो आपने दिया तो वो सामने की तरफ दिया, दरवाजे पे। फील करो ना, रूम में, कमरे में पानी भरा हुआ और उसमें दरवाजे को आपने धकेला, सर वो दरवाजे से पानी बाहर आएगा, अरे बाग में नहा लेना एक बार और। अभी तो इस पे फोकस करो ना कि वो जो फोर्स आया वो किधर गया। तो वो क्या केवल दरवाजे के बदले मान लो पिस्टन होता और उस टाइप का सिस्टम में आप धकेल देते। मान लो कि एक हम चित्र डायग्राम बना के आपको समझाएं कि ये हमने एक बर्तन देखा जिसमें 2 ओपनिंग्स हैं और उस बर्तन में पानी भरा हुआ है, और एक ओपनिंग को आप देख रहे हैं नीचे हमने प्रेस किया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक पिस्टन को जिसे आपने नीचे पुश किया, उस पुश करने के कारण लिक्विड पे एक फोर्स आया?
तो क्या वो फोर्स, उस फोर्स का डायरेक्शन तो है वर्टिकल डाउनवर्ड, लेकिन क्या उसका इफेक्ट आप फील कर सकते हो? क्या दूसरे पिस्टन पे भी पहुंचेगा वो इफेक्ट? दूसरे पिस्टन को किधर वो आप मूव करता देखोगे, तो ये मूवमेंट ऊपर हो रहा है, तो यहाँ कुछ ना कुछ अलग प्रॉपर्टी फोर्स से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ फोर्स के बेसिस पे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसका मूवमेंट। ट्राई करके देखो, कोई रास्ता नहीं है अपने पास। अब यदि मैं बात करूं कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, तो यहां देखो ना, लिक्विड के फ्री सरफेस पे पिस्टन के कारण एक्स्ट्रा एक प्रेशर आया F/A, और यहां एक आता है पास्कल्स लॉ। ये पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि लिक्विड में जो ये एक्स्ट्रा प्रेशर आप किसी फ्री सरफेस पे जनरेट करते हैं, वो लिक्विड के हर एक पोर्शन पे पहुंचता है। लिक्विड के साथ वो कंटेनर के हर एक पॉइंट पे आप मौजूद देखते हो, लिक्विड के भीतर भी हर एक पॉइंट पे मौजूद देखते हो, और वही यहां भी पहुंचा है एक्स्ट्रा प्रेशर। तो प्रेशर का अपना कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन प्रेशर के कारण जो फोर्स बनेगा वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल के लॉन्ग लेते हैं। तो यदि यहाँ पर एरिया हम ए देख रहे हैं और यहाँ एरिया यदि हम 5A देख रहे हैं, तो यहाँ ऊपर की तरफ जो फोर्स बनेगा वो एक्स्ट्रा प्रेशर इंटू 5A। एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है? F/A इंटू 5A, तो ये हो गया 5 टाइम्स F। मतलब हमने लिक्विड के मदद से फोर्स को 5 गुना बढ़ा दिया। यहाँ ये एक हम कहते थे ना, पुली के कारण हम अपने F फोर्स को 2F कर सकते हैं, 2 पुली लगा करके 4F कर सकते हैं, तो वो फायदा हमें लिक्विड के मदद से मिल रहा है। तो ये जो लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हो जाता है। इस पे पूरा का पूरा एक इंजीनियरिंग का ब्रांच बेस्ड है, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। आप बात करते हो कि मैं पैसा होगा, मैं दुकान जाऊंगा और 50,000 का एक चेयर खरीदूंगा अपने लिए, और बड़े अच्छे विचार है। अरे तो उसमें क्या होगा? सोना लगा होगा ना, कंफर्ट होगा। क्या कंफर्ट होगा? आप बैठेंगे, एक नॉब को पुश करेंगे हल्का सा और आप अपने हाइट को एडजस्ट कर लेंगे। तो सोचो ना, आप अपने वेट को अपने एक थोड़ा सा फोर्स पुश अप्लाई करके कैसे ऊपर धकेल सकते हो? आपने लगाया 2 न्यूटन और आपका वेट 40 किलोग्राम है, 400 न्यूटन है, उसको कैसे वो कंपनसेट कर सकता है? तो उसके लिए वो लिक्विड का, ऐसे हर एक चेयर के भीतर लिक्विड का यूज किया जाता है। जिस लिक्विड में आपने उतना एक तरफ फोर्स दिया, उसने उसको मल्टीप्लाई करके 1000 गुना कर दिया, और आपने आपके वेट को वो ऊपर ले जा पाया। ऐसे चेयरों की खासियत होती है कि साल 2 साल 4 साल यूज करने के बाद वो उसकी वो कैपेबिलिटी आप देखोगे कम हो गया। यदि अच्छी कंपनी का है तो 10 साल बाद, और बेकार कंपनी का है तो 1 साल। अब वहां आप फिर उसको यदि मेंटेनेंस देते हो तो उसमें ऑयल यदि किसी कारण से कम हो गया तो उसको बढ़ा दो, फिर से फिलअप कर दो, फिर वो प्रॉपर्टी अपना शो करने लगेगा। तो लिक्विड के इस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और अभी मैंने लिक्विड के प्रेशर की बात नहीं की, मैंने बात की लिक्विड पे डाला गया प्रेशर ट्रांसमिट होता है हर एक जगह, और उस प्रेशर का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता। जिस सरफेस पे हम फोर्स देखते हैं उस सरफेस के परपेंडिकुलर हम प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करके फोर्स आता देखते हैं। ये लिक्विड का प्रेशर नहीं है। लिक्विड में प्रेशर के मूवमेंट को मैंने यहां बताने की कोशिश की है। एक्सटर्नल सरफेस पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर दिया गया है किसी भी लिक्विड को किसी कंटेनर में, वो कंटेनर के लिक्विड में हर एक पॉइंट पे वो प्रेशर पहुंचता है, उसका इफेक्ट पहुंचता है बिना उसका वैल्यू बदले। यदि वो F/A आपने अप्लाई किया तो हर एक जगह क्या पहुंचने वाला है? F/A। अब सरफेस के हिसाब से उसका वैल्यू कहीं ज्यादा कहीं कम आपके फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, वहां तुम प्रेशर ढूंढ रहे हो या वहां पर जो प्रेशर पहुंचा उसका फोर्स वाला इफेक्ट ढूंढ रहे हो? प्रेशर तुमने कहां क्रिएट किया और उस प्रेशर को कहां घूम कर फिर कर जाते देख रहे हो? वो प्रेशर जो वहां पहुंचा होगा कितना पहुंचा होगा? पास्कल क्या कहता है? जितना तुमने दिया, तुमने कितना प्रेशर दिया है लिक्विड के इस सरफेस को? वो उस तरफ थोड़े ना दिया है तुमने, 5A पे जाके थोड़े ना कुछ किया है, तुमने तो यहाँ A वाले सरफेस पे दिया, और वो प्रेशर पहुंच गया कितने वाले सरफेस पे? अब फोर्स ढूंढ रहे हो तुम, वहां पर प्रेशर कितना एक्स्ट्रा पहुंचा है? F/A। तो कितना फोर्स बन गया उस सरफेस के लिए? वो F/A इंटू 5 टाइम्स F। तो लिक्विड के कारण
ये हाइड्रोलिक, सोचो ना, दुबला पतला एक चला रहा होता है ड्राइवर ट्रक, बड़ा भारी सा, और वो पैर पे हल्का सा फोर्स लगाता है और ब्रेक लगती है, गाड़ी रुकती है। ये हाइड्रोलिक ब्रेक, कई गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है हाइड्रोलिक ब्रेक। क्या मीनिंग है? वो थोड़ा सा भी फोर्स लगाएगा, गाड़ी अचानक से पूरी तरह रुक जाएगी। अब यदि पूरी तरह रुक जाती है तो आप पीछे चलने वाले सावधान रहो, भाई हाइड्रोलिक ब्रेक है, सामने वाला थोड़ा सा भी फोर्स लगा के रोक लेगा, आपका क्या होगा आप सोचो। तो आप या तो डिस्टेंस मेंटेन करो या अपना स्पीड पर कंट्रोल रखो, नहीं तो वो तो रुक गया, आप नहीं रुक पाए, फिर फिजिक्स का दूसरा चैप्टर आएगा, कोलिजन। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स से निकल के आप कोलिजन वाले टॉपिक में चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्लूइड की एक खास प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी में क्या हुआ कि लिक्विड की, इस पास्कल ने एक लॉ दिया है आपको, जिसके नाम पे प्रेशर का एक यूनिट, आप ऐसा यूनिट पास्कल ही कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस समझो आप। यदि कोई जनरल फिजिसिस्ट होता जिसके आइडिया का कोई खास वैल्यू नहीं होता, तो ऐसा यूनिट पास्कल क्यों दिया जाता? इसी प्रेशर के लिए यूनिट दिया गया, फोर्स के लिए नहीं दिया गया, फोर्स के लिए न्यूटन। लेकिन फ्लूइड जब पढ़ेंगे वहां प्रेशर इंपॉर्टेंट है और प्रेशर की ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो बारी आता है कि आखिर ये लिक्विड में प्रेशर का क्या सेंस है। पास्कल्स लॉ का सेंस आपके समझ में आया कि वो ये बताता है एक्स्ट्रा प्रेशर किसी सरफेस पे आएगा तो लिक्विड में ट्रांसमिट होगा हर एक जगह। आप नेक्स्ट देखिए, प्रेशर ड्यू टू, या प्रेशर ड्यू टू छोड़ो, किसके कारण पे बाद में विचार कर लेंगे। प्रेशर इनसाइड लिक्विड, मान लो एक बर्तन में हमने रखा हुआ देखा पानी या कोई भी लिक्विड, और उस बर्तन में एच डेप्थ में मैं देखना चाहता हूं प्रेशर। तो यहां प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर डिफाइन करने के लिए एक तरीका डेवलप किया गया है, उसे हम फॉलो करेंगे। कि आप फोर्स देखिए छोटे से एरिया पे लगता हुआ, और आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, नेक्स्ट एक पार्ट यहां क्या कर दीजिए, लिमिट डेल्टा ए टेंस टू 0 कर दीजिए साथ में। ये जो किसी एरिया ए को चुनिए बहुत छोटा सा, उस पे लगने वाला फोर्स देखिए और ए टेंस टू 0 कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगा वो उस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर कहलाएगा। अब सोचो ना, आपको प्रेशर का डायरेक्शन क्यों फील आता है? क्योंकि हम एरिया पे लगता देखते हैं, साथ में नॉर्मल दिमाग में आता है, इसलिए हम प्रेशर का डायरेक्शन देखने लगते हैं। जैसे इस रूम में एयर है, तो उस एयर के कारण इस दीवार पे प्रेशर है, तो दीवार पे प्रेशर है तो हमें ऐसा लगता है कि दीवार के परपेंडिकुलर। लेकिन इस रूम में प्रेशर तो छत पे भी है, फर्श पे भी है, आप जहां पर खड़े हैं आपके आंखों के सामने किसी पॉइंट पे भी है। तो उसका डायरेक्शन, यदि मैंने एरिया को पॉइंट बना दिया डेल्टा ए टेंस टू 0, तो फिर उसका डायरेक्शन का क्या सेंस रहेगा? कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है आपको? तो एरिया लिमिट डेल्टा ए टेंस टू 0 का मतलब आप समझिए कि फोर्स तो है वेक्टर, जब वो एरिया पे लगता आप देखते हैं और एरिया को कर देते हैं टेंस टू 0, तो वो जो वैल्यू आता है एफ बाई डेल्टा है, वो एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है, उसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं है। जब आप कहते हैं यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वन एटम एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 1 न्यूटन 1 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वन एटम। तो क्या उसमें कोई डायरेक्शन बोलता है कि आसमान से जमीन की तरफ है या जमीन से आसमान की तरफ है? नहीं, क्योंकि प्रेशर का अपना कोई डायरेक्शन नहीं है, और वो आप ये डेल्टा ए टेंस टू 0 करके फील कर सकते हैं। अब यहां देखिए, मैंने एक एरिया चुन लिया, इस एरिया पे यहां देखिए इस एच डेप्थ में यहां लिक्विड को देख रहे हैं, यहां जो भी लिक्विड है इस इमेजिनरी ट्यूब में उसका मास ये डेल्टा एम देखो, और वो जी के साथ मल्टीप्लाई करो, नीचे फोर्स एक्ट करता देखो, तो डेल्टा एम जी बाई ए। और डेल्टा एम कैसे लिखोगे? ये डेल्टा ए करते थे, डेल्टा ए इंटू एच इंटू रो, ये हो गया मास अपॉन डेल्टा ए। तो ये डेल्टा ए जाने दो, तो प्रेशर का वैल्यू कितना निकल के चला आया, रो जी एच एच रो जी, जो आपको याद रहे याद करो। सर आपने तो यहां पर
वर्टिकल डाउनवर्ड दिखाया, हाँ भाई वर्टिकल डाउनवर्ड दिखाया, लेकिन ये तो सोचो कि आप किसी बकेट में पानी भरा देखते हैं, तो यहां पर है ए पॉइंट और यहां पर है पी पॉइंट, बी पॉइंट, और यहां पर है सी पॉइंट, और यहां पर है डी पॉइंट। मुझे बताओ बी पे ज्यादा प्रेशर होगा या सी पे ज्यादा प्रेशर होगा या डी पे ज्यादा प्रेशर होगा? अच्छा, यदि प्रेशर में डिफरेंस होता है तो फ्लूइड की क्या खासियत है? फ्लूइड मूव करता है, फ्लूइड हुआ जो फ्लो करे, लिक्विड या गैस। जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां से किस तरफ मूव करता है लिक्विड? क्या यहाँ मूवमेंट दिख रहा है इस बर्तन में लिक्विड का? फ्लो नहीं, तो इसका मतलब बी, सी और डी हर एक जगह प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम। तो ये एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है, अपना इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, और वो एक लेवल में एक ही जैसा होगा। यदि आप देखें फ्लो नहीं है लिक्विड का, तो एक लेवल में प्रेशर एक ही जैसा होगा, और यदि कहीं फ्लो है तो हो सकता है कि कहीं हायर प्रेशर जोन हो, कहीं लोअर प्रेशर जोन हो, जिसके कारण हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ लिक्विड फ्लो कर रहा हो। बात समझ में आई? तो यहां हम लोगों ने प्रेशर के लिए ये रोजी एच एक फॉर्मूला देखा, ध्यान रखिएगा, रोजी एच। कुछ स्टूडेंट यहां बात करते हैं पी नॉट प्लस रोजी एच के बारे में, ध्यान से देखिएगा कि वो कहते हैं कुछ स्टूडेंट कि सर आप ये क्यों नहीं देख रहे कि एटमॉस्फेयर तो यहां भी है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आप यदि बात करें तो नेट प्रेशर जो दिखेगा वो पी नेट, ये भी आप कह सकते हैं पी नॉट प्लस पी नॉट प्लस रोजी एच। तो ये कॉन्टेक्स्ट से हमें अंतर करना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मुझसे, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेकर सोचना या बिना उसको लिए सोचना है, ये क्वेश्चन पढ़ करके हम लोग डिसाइड करते हैं। इनके नाम चार बना के हम याद कर लें उससे काम नहीं चलता। हाँ, अभी मुझे बताओ बी, सी और डी कैसा बर्तन दिख रहा है आपको? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पानी? बर्तन का दीवार तो वर्टिकल है ना, और ये जो बीसीडी पॉइंट है वो तीनों एक लाइन में है या अलग अलग लाइन में है? एक लाइन में है तो इनके डेप्थ एक जैसे होंगे कि अलग अलग होंगे? तो डेप्थ एक जैसे हैं तो फॉर्मूला क्या दे रहा है आपको? रोजी एच, तो एच एक जैसा है तो एक जैसा प्रेशर। लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस डायग्राम को समझिए कि आपने क्या किया, एक बर्तन देखा और उसमें घर के छत पे 1000 लीटर वाला एक बर्तन और एक है 500 लीटर वाला बर्तन, और दोनों बर्तन पाइप से जुड़े हुए हैं। आपने घर बनवाई है और पानी ऊपर भर के रखना चाहते हैं। तो आप जब पानी भरते हैं एक ही तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि जिसमें ज्यादा वॉल्यूम वाला बर्तन है उसमें ज्यादा ऊंचाई तक पानी रुकेगा, और जो कम वॉल्यूम वाला बर्तन है उसमें कम ऊंचाई तक पानी रुकेगा? बैलेंस के केस में कैसा सीन दिख रहा होगा आपको? पानी का लेवल, दोनों बर्तन पाइप से जुड़े हुए हैं, ध्यान से देखो, दोनों बर्तन की हाइट एक जैसी है लेकिन दोनों के वॉल्यूम अलग अलग है। अब फिजिक्स छोड़ दो, 2 मिनट के लिए फिजिक्स से बाहर आ जाओ, पानी भरो उस बर्तन में जाके और प्रैक्टिकली बताओ, भर के देखने, दूर से खड़े होके देख के बताओ, क्या ये जो डायग्राम बना दिख रहा है कि एक में इतना ऊंचा पानी एक में इतना ऊंचा, ये तुम्हें पसंद आ रहा है या मैं इसको जस्ट बदल दूं? क्यों इक्वल करना जरूरी लग रहा है? मुझे तो लगता है कि बड़ा बर्तन है तो ज्यादा पानी रख लेगा, छोटा बर्तन को कहेगा भाई तू छोटा है थोड़ा ही पानी रख। क्या गड़बड़ होगा? मतलब इसमें क्या मिसिंग है? क्या ये ठीक लग रहा है? लक्ष्य तुम बताओ। हे राम, अरे बर्तन छत बनवाओ पहले घर का, अब उस पे सिंटेक्स का 1000 लीटर वाला बर्तन खरीद के लाओ और एक 500 लीटर वाला भी लाओ और दोनों को पाइप से जुड़वा दो नीचे। हाँ अलग अलग है, दोनों बर्तन अलग अलग, इतना बड़ा की तुमको दिखा है अलग अलग बर्तन। हे राम, ले पहले मुंह बनवाता हूँ बर्तन का मुंह देखो,
दूसरा बर्तन यहाँ देखो, अब दो बर्तन दिखे और ये कनेक्टिंग पाइप है। अब बताओ क्या पानी का ये हाइट पसंद आ रहा है? क्यों दिक्कत है, क्या दिक्कत है? कुछ गड़बड़ है। चलो एक काम करो, पानी का हाइट ऐसे भरते हैं, इसमें इतना और इसमें इतना, ये पसंद आएगा? ये हो सकता है, क्यों? छोटा बर्तन में ऊपर तक चला गया, बड़ा बर्तन में नीचे में बैठा है पानी। बड़ा वाला बेवकूफ है, तुम्हें क्या लग रहा है? अच्छा ये पानी कैसे रहेगा ये डिसाइड कौन करेगा? तो चलो मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, मुझे ये बताओ चैप्टर का नाम क्या है? फ्लूइड। फ्लूइड की क्या खासियत होती है? वो फ्लो करता है, कब फ्लो करता है? किसका डिफरेंस हो? टेम्परेचर का, जाड़े की तरफ से गर्मी के मौसम की तरफ। किसका डिफरेंस हो? प्रेशर का। कहां से कहां फ्लो करता है? लो प्रेशर से हाई प्रेशर। पक्का? विश्वास कर लो, पक्का। चलो अब मुझे बताओ, नीचे में दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट का नाम मैंने रखा मोहन और एक का सोहन। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में क्या लिक्विड फ्लो करते दिखेगा? फाइनली जब तुमने बंद कर दिया नल, उसके बाद फ्लो करते दिखेगा या रुका दिखेगा? पॉइंट पक्का ना? तो कहां का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, 1 का या 2 का? पक्का। तो चलो P1 बराबर P2 कहो, रोजी H1 बराबर रोजी H2। अब यहां से देखो, जी टाटा बाय बाय, रो टाटा बाय बाय, तो क्या निकल के चला आया? H1 बराबर H2, इसलिए हाइट एक जैसा होगा। ये नहीं कि बर्तन बड़ा था बर्तन छोटा था, कोनो मतलब नहीं। ये पॉइंट क्लियर? फ्लो फ्लूइड चैप्टर है, फ्लो करेगा प्रेशर डिफरेंस से, फ्लो कर रहा नहीं है, एक ही लेवल में दो पॉइंट है, उनके प्रेशर बराबर कर दो। सोच लो, ठीक से सोच लो। अच्छा बताओ, आराम से सोचना, गड़बड़ मत करना। ये बर्तन है, नया डिजाइनदार बर्तन, एक ही बर्तन है, वो गर्दन है बर्तन का ऊपर, देख लो ध्यान से। ठीक, अब इस बर्तन में पानी भरा हुआ है, ठीक है? ये ऊपर वाला जो है हाइट बर्तन के गर्दन का H1, और बर्तन के नीचे जो ये हाइट दिख रहा है H2। जल्दबाजी मत करना, जब पूछे तब बताना। ये पॉइंट 1 देखना, जस्ट गर्दन के सामने 1, और यहाँ पॉइंट 2 देखना, यहाँ पॉइंट 3 देखना, और यहाँ पॉइंट 1 देखो 4। मुझे बताओ 1 वाले पॉइंट पे लिक्विड का प्रेशर कितना लिख दूं? रो इसका डेंसिटी है, रो जी H1। पसंद आ गया? सोच लो एक बार। और यदि मैं ये कहता हूं कि एटमॉस्फेयर भी में भी वहां हो, तो प्लस P0। बहुत अच्छा आइडिया। अच्छा 2 वाले पॉइंट पे क्या विचार है? लक्ष्य बताएगा, शांत हो जाओ तुम लोग। रो जी H1 प्लस H2, हाँ, प्लस P0। अब ये बताओ, ये 1 और 2 पे कॉन्फिडेंट हो ना सब कोई? ऋषभ, मुकुल, अनुज। ठीक, अनुज तुम्हें कोई कंफ्यूजन? मुकुल कंफर्टेबल? अब मुकुल तुम्हारी बारी है। 1 और 4 में, अब 4 वाले पॉइंट पे बताओ, 4 पे क्या लिखा जाए प्रेशर? बड़ा लफड़ा है इसमें। सर 4 1 के सामने वाली लाइन पे ही है। सामने वाले लाइन पे तो है, लेकिन छत के नीचे। अनुज भी सोचेगा। सर यही होगा सर, 1 वाले पे क्यों? P4 P1 के बराबर होगा, तो छत क्यों नहीं देख रहे हैं? छत मजबूत है, P0 नहीं पहुंचा वहां। तो लिक्विड की ये प्रॉपर्टी है, फील करो ना, जब हम धकेल रहे होते हैं तो केवल रिजिड ब्लॉक होता तो वर्टिकल डाउनवर्ड केवल फोर्स जाता, लेकिन लिक्विड है ना, तो वो फोर्स हर एक जगह जा रहा है। रिजिड होता तब केवल वर्टिकल डाउनवर्ड जाता, प्लैंक को मैं पुश करता बाहर से एटमॉस्फेयर, तो केवल वर्टिकल डाउनवर्ड उसका इफेक्ट आता, लेकिन लिक्विड पे वो इफेक्ट हर एक जगह है। तो वहां हम ऐसे सोचेंगे, चूंकि 1 और 4 के एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल में है और फ्लो नहीं है, तो प्रेशर सेम होगा। हाँ कोई डायरेक्शन नहीं, लेकिन फील तो करो, उसका वैल्यू बराबर है।
क्योंकि फ्लो नहीं कर रहा। अब 3 वाले का क्या हाल है ऋषभ? क्यों? हाँ, तो 3 वाला 2 के बराबर हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? चलो, ये चित्र कथा है, इसमें और कुछ खास है नहीं। यहाँ देखो एक बर्तन, उसमें बड़े डिजाइन के पाइप लगवाया मैंने, कुछ पाइप सीधे लगवाया, कुछ पाइप टेढ़े लगवा दिया, और आपको बताना है कि इन तीनों में इसके भीतर भरा हुआ है लिक्विड, तीनों पाइप में आपको ये चर्चा करना है कि लिक्विड का जो हाइट मैं देख रहा हूं H1, H2, H3, इनमें कौन सा H ज्यादा होगा, कौन सा H कम होगा, ये आपको डिसाइड करना है। लक्ष्य भी सोचिएगा, बताओ आराम से। क्यों इक्वल होंगे भाई? क्योंकि ये जो तीनों पॉइंट हैं, या तो ये तीनों पॉइंट कह लो या फिर ये तीनों पॉइंट कह लो, एक ही लेवल में है। एक ही लेवल में है तो वहां प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम। तो चूंकि आप इस पॉइंट का नाम या तो 1 2 3 कह लो या 4 5 6 कह लो, P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3, इससे हमें मिल जाएगा H1 इक्वल्स टू H2 इक्वल्स टू H3। कोई कंफ्यूजन? लेंथ सेम होगा हम ये नहीं कह सकते, लेंथ से नहीं मतलब है, ये L3 H3 अलग अलग डाटा होंगे, वो तो राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते। चलो एक पॉइंट और सोचो, ये है हाँ सर बोलो, 2 नहीं 5 मिनट बाद आ जाओ, भीतर बात मत करो। अरे आराम से आराम से आराम से। यहाँ मुझे ये बताओ, ऑयल और वाटर में हेवी कौन सा है? अरे क्या गिर गया? अच्छा ये, चलो। ऑयल और वाटर में हेवी कौन सा है? किस में सर? ऑयल और वाटर, तेल और पानी। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि ये मैंने रखा हुआ देखा, एक 2 रो डेंसिटी वाला लिक्विड और एक रो डेंसिटी वाला लिक्विड। आराम से देखना, यहां पर हमसे यदि कोई कहता है ये जो लिक्विड का लेवल देख रहे हैं, ब्लैक वाले लिक्विड का लेवल, दोनों किनारों में उसमें हाइट में डिफरेंस कितना होगा? अब इसके बारे में मुझे बात करनी है कि डेल्टा एच कितना होगा, तो इसके सोचने का रास्ता क्या होना चाहिए, जबकि आपको ये रेड वाले लिक्विड का हाइट कह दिया गया है कि ये H0 है। तो आपको यदि यहां रिलेशन चाहिए तो यहां भी क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, बेस पे एक जैसा प्रेशर होगा 1 एंड 2 पे, जो कि फ्लो नहीं कर रहा, और इसमें से कुछ कम करते करते आप यहां तक आ गए 3 पे, कम होगा ρgh, जो ऊपर आप गए वो उतना, और यहां भी कम होगा, 3 पे आते आते भी कम होगा, 4 पे। 3 और 4 एक ही लिक्विड वाले 2 पॉइंट हो गए।
तो आप या तो प्रेशर 1 और 2 का बराबर कर दो या 3 और 4 का बराबर कर दो, दोनों से काम चलेगा। लेकिन जो 2 पॉइंट लेना वो एक ही लिक्विड में मौजूद हो और एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल में हो, ये ध्यान रखना। यदि दोनों तरफ एक ही लेवल है लेकिन लिक्विड का डेंसिटी अलग अलग है तो उन दोनों में प्रेशर को सेम मत करना। कारण क्या है, बेस पे तो वो कनेक्टेड है तो बेस पे तो सेम होगा, ये 100% फैक्ट है। तो लेकिन ऊपर किसी 2 पॉइंट पे सेम हो, ये सेम लेवल कह के सेम हम नहीं कर देंगे। यदि सेम ही लिक्विड हो तब उसमें यदि मौजूद हो एक ही लेवल में 2 पॉइंट तो फिर हम सेम कह देंगे। इस तरह के केसेस में, यू शेप के ट्यूब वाले केसेस में। और कंफ्यूजन हो तो ज्यादा अकल ही नहीं लगाएंगे, बेस वाला पॉइंट्स चुन लो 1 और 2। 1 और 2 पे तो सेम होगा ही होगा। पूछो क्यों होगा 1 और 2 पे सेम? क्योंकि अरे ये यू शेप का ट्यूब है, यूट्यूब मूवी देखने वाला नहीं, यूट्यूब का यू शेप का ट्यूब। हाँ हाँ, चौड़ाई बराबर हो या लंबाई बराबर हो, एरिया का कोई फर्क पड़ा है अभी 2-5 मिनट पहले तक? तो फिर काहे का चौड़ाई पे जाते हो, हाइट पे जाओ ना। ठीक है, हाइट पे फोकस करो अभी। अब मुझे बताओ, ये लिक्विड लाल वाला है रो डेंसिटी वाला, लाल वाला कितने डेंसिटी का है? लाल वाला रो डेंसिटी का है और काला वाला 2 रो डेंसिटी का है। तो जो ज्यादा डेंसिटी का है वही नीचे रहेगा और ये इक्विलिब्रियम में दिख रहा है। आपको डेल्टा एच बताना है कि काले वाले लिक्विड के दोनों आर्म में जो हाइट है उनका डिफरेंस कितना है इक्विलिब्रियम के समय में। ठीक है, मैंने इसे मान लिया यहां से यहां तक y, माना ये भी मान लिया y क्योंकि सेम, वो तो दोनों तरफ सेम है। अब यहां से यहीं तक नहीं, यहां से यहां तक y मान लिया, 1 वाले 2 वाले पॉइंट तक आ गए। अब मुझे बताइए 1 वाले पॉइंट का प्रेशर कैसे लिखोगे? एटमॉस्फेयर हो गया P0 प्लस रो जी H0 प्लस 2 रो जी डेल्टा H प्लस y। और अगले वाले में देखो 2 वाला प्रेशर देखो, P1 इक्वल्स टू P2 लिख रहा हूं, P2 के लिए P0 प्लस 2 रो जी वाई। अब चेक करते हैं यहां पर क्या लफड़ा है, चेक करके देखते हैं क्या लफड़ा है। ये जो हम देख रहे हैं P0 दोनों तरफ से गया, टू रो जी वाई, अरे तो बाहर से नहीं हटाऊं यार, 2 रो जी वाई ये हट गया इसके साथ। हे राम, अपने पास आ गया रो जी H0 प्लस 2 रो जी डेल्टा H इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशन देख लो सब सही सलामत है या नहीं। हाँ तो अब कहानी बन जाएगा, घबराओ मत। अब ये रो जी कैंसिल कर दो, रो जी, तो डेल्टा H कितना आ गया? माइनस H0 बाई 2। माइनस H0 बाई 2 मतलब क्या? मैं जो इधर ज्यादा देख रहा हूं वो इधर ज्यादा नहीं होगा, अपोजिट साइड में ज्यादा होगा। अभी किस आर्म में ज्यादा दिख रहा है? लेफ्ट आर्म में, काला वाला लिक्विड। लेकिन वो उधर ज्यादा नहीं होके किधर होगा? राइट आर्म में ज्यादा होगा। और लॉजिकल भी है, इधर लिक्विड का भी वेट है और ऊपर से लाल वाला भी दबा रहा है तो वो दूसरे आर्म में ऊपर जाएगा। तो दूसरे आर्म में ऊपर जाएगा का मतलब यदि नया चित्र में बनाना चाहूं तो नया चित्र कुछ ऐसा दिखेगा। ये मैं उसको जूम, पहले को थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, जूम आउट के बदले थोड़ा छोटा बना रहा हूँ। आप यहाँ देखिएगा ये क्या होगा कि लाल वाला लिक्विड जो है वो इस आर्म में यहाँ तक मैं मान लो मैंने देखे, और काला वाला जो लिक्विड है वो किस आर्म में? इस आर्म में ऊपर होगा। और इस आर्म में कितना ऊपर होगा? तो वो जो हाइट हम देख रहे हैं दोनों आर्म में, ये ऊपर ये डेल्टा H होगा। और ये कितना होगा? तो लाल वाला कितना है? H0। और ये जो डेल्टा H ऊपर होगा वो कितना हो जाएगा? H0 बाई 2। डेल्टा H कितना होगा? H0 बाई 2 आया है ना, H0 बाई 2 वो ऊपर होगा। ये आइडिया समझ में आया या नहीं? बेस पर सेम कर दो, बेस पर सेम कर दो। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है, अच्छा ऐसा ही एक और आप करना चाहते हो।
पहले इसे देख लो, नोट कर लो। मैंने एजम्पशन मुझे ऐसा लगा था कि शायद लेफ्ट आर्म में ज्यादा है, मेरे से ये असेसमेंट करके मैंने इक्वेशन बनाया और डेल्टा एच आ गया निगेटिव, तो निगेटिव से मैंने ये जज किया कि जिधर हम देख रहे हैं चित्र में बनाकर ये हाइट ज्यादा, वो उधर ज्यादा नहीं होगा, अपोजिट आर्म में ज्यादा होगी हाइट। ये आइडिया क्लियर ना? इसमें यदि किन्हीं को डाउट हो तो बताएं। यहां देख लीजिए, यदि हम लोग बात करते हैं अलग अलग आर्म के लिक्विड के बारे में, रो H0 और ये H0 2 रो, और ये इधर वाले का मैं बदलना चाहिए, ये ब्लैक हटाता हूं, इधर वाला है अलग लिक्विड। मुझे इस तीसरे वाले का डेंसिटी रो डैश कितना होगा ये बताओ। इक्विलिब्रियम दिख रहा है, तीसरे वाले का कितना होगा? अरे तुम भी लिख रहे हो क्या लक्ष्य? क्यों नहीं लिख रहे हो? अरे कोई और कॉपी तो है ना? हाँ उसी में लिखो, टाइम पास होगा। अच्छा बाद में पन्ने फाड़ के अलग कर देना या फेंक देना, हवाई जहाज बना के उड़ा देना खिड़की से बाहर, लेकिन लिखो एक बार कम से कम। रो डैश का वैल्यू हम ढूंढना चाहते थे। टूरो आ गया? यस टूरो आ रहा है। अरे वाह। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन के बनाते वक्त भी क्या करेंगे, एक ही लिक्विड में दो पॉइंट ले लेंगे, ये दोनों एक ही लिक्विड में पॉइंट है, एक का नाम 1 और एक का नाम 2 कर देंगे, P1 इक्वल्स टू P2 लिखेंगे। P2 क्या लिख रहे हैं? P0 प्लस रो डैश G 3H0/2, और उधर दूसरी तरफ P1 क्या लिखेंगे? P0 प्लस रो G H0 प्लस 2 रो G H0, और फिर अपने पास जो आया P0 कैंसिल आउट हो गया, 3 रो G H0 इक्वल्स टू रो डैश G 3H0/2। तो अब यहाँ पर हम लोग रो डैश को ढूंढ रहे हैं, रो G 3G, अरे रो को नहीं H को हटाना है, ये H0, तो यहाँ से आ गया रो डैश इक्वल्स टू 2 रो। सोचने का ये तरीका है। एक ही लेवल, एक ही लिक्विड में दो पॉइंट लेकर के आप बराबर कर सकते हैं, अलग अलग लिक्विड के दो पॉइंट, और यदि कंफ्यूजन है तो बेस के दो पॉइंट लेके बराबर कर सकते हैं, वो सबसे बढ़िया है बिना किसी कंफ्यूजन के। अगला वाला देखना, अगले वाले पॉइंट में देखिए दो रास्ते मैं बता रहा हूं। देखिए इस बर्तन में पानी भरा हुआ था और इसको आप लेफ्ट से राइट जाता देख रहे हैं, लेफ्ट से राइट जाता देख रहे हैं ए एक्सेलरेशन से। तो आप मुझे बताइए क्या पानी का फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल दिखेगा या इंक्लाइंड दिखेगा? पक्का? तो यदि ये लिक्विड का फ्री सरफेस इंक्लाइंड दिखेगा, कॉन्फिडेंट है आप,
तो फ्री सरफेस यदि इंक्लाइंड दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया फ्री सरफेस इंक्लाइंड देखने का, कि अब यदि इंक्लाइंड दिख रहा है मतलब तो छोड़ो, दो चीजें पूछी जा सकती है कि इनके हाइट में डिफरेंस क्या होगा, h1 h2, ये h1 माइनस h2, ये डेल्टा h कितना होगा, एक ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या दूसरा ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इंक्लिनेशन कितना होगा। दो चीजें पूछी जा सकती है। अब यहां लिक्विड वाला कंटेनर एक्सेलरेटेड है, inclination of free surface of liquid in accelerated container. Inclination of free surface of liquid in accelerated container. हेडिंग दे दो और चित्र बना लो। Inclination of free surface of liquid in accelerated container. बहुत बढ़िया। इनके इंक्लाइनेशन को देखने के दो नजरिए मैं बताता हूं। नेट फोर्स at any point on free surface of liquid must be perpendicular to the surface. Net force at any point on free surface of liquid must be perpendicular to the surface. अब ये कंसेप्ट क्यों यूज करते हैं, ये सर कंसेप्ट क्यों यूज करते हैं, नेट फोर्स एट एनी पॉइंट ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस। ऐसा क्यों, बिकॉज फ्री surface starts flowing, free surface of liquid start flowing when tangential force exists, whenever tangential force exists। सोचो ना, लिक्विड के फ्री सरफेस की कैपेबिलिटी है कि वो फ्लो कर सकता है, तो यदि टेंजेंशियल फोर्स लगेगा तो वो फ्लो करने लगेगा, और यदि फ्लो नहीं कर रहा तो नेट फोर्स जो होना चाहिए वो सरफेस के कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो आप यदि इस पॉइंट को डेल्टा एम कहते हैं तो यहाँ एक तो होगा डेल्टा एम जी, और एक जिस फ्रेम में ये रुका दिख रहा है उस फ्रेम में, बर्तन के फ्रेम में डेल्टा एम ए स्यूडो, और इनका नेट वैल्यू किधर होना चाहिए, इस तरफ, ये नेट फोर्स इधर आ जाना चाहिए। तो यदि नेट इधर आना चाहिए तो यहाँ एंगल कितना दिख रहा है, थीटा, तो टेन थीटा कितना लिख दोगे आप, टेन थीटा लिख दोगे डेल्टा एम ए बाई डेल्टा एम जी। अरे वेक्टर सम है ना टेन थीटा, तो जब आपके सामने ऐसे दो फोर्स होते हैं, एक एफ एक्स एक एफ वाई, और ये होता है रिजल्टेंट, ये तो ये जो एंगल थीटा लिखते हैं वो टेन थीटा किसके बराबर हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय बेस एफ एक्स बाई एफ वाई। ये दिखा या नहीं टेन थीटा, लक्ष्य तुम्हारे लिए समझा रहा हूं, इधर उधर मत फोकस करो, तुम्हारा वेक्टर वाला पोर्शन ढीला है तो चेक करो उसे बोर्ड पे।
अरे टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्री में जानते हो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये थीटा, ये हाइपोटेनस। जल्दी बताओ टेन थीटा क्या लिखोगे? हे राम, इतने से तो आगे निकल गया बच्चा। बहुत बढ़िया, काम हो जाएगा अपना। यहाँ देखो तो ये है डेल्टा एम ए, यहाँ है डेल्टा एम जी, और ये है उसका रिजल्टेंट। ये क्या यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? अब टेन थीटा कैसे लिखोगे? तो उसके सामने वाला ये होगा परपेंडिकुलर। ये किसके बराबर है? तो रेक्टेंगल में ये और ये, पैरेललोग्राम में ये और ये बराबर होंगे। टेन थीटा क्या लिख दोगे? जल्दी बोलो। टेन थीटा लिख दोगे डेल्टा एम ए बाई डेल्टा एम जी। तो टेन थीटा पता चल गया या नहीं पता चल गया? तो वो पिछले वाले पेज पे आओ, देखो कितना लिखा है तुमने। ये डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एम ए बाई डेल्टा एम जी। कंटेनर की चौड़ाई नहीं दी हुई है, मुझे भी नहीं पता है अभी फिलहाल, ये तो पता चल गया। ठीक, अब यदि मैं रिलेट करना चाहता हूं हाइट को, तो यहाँ चेक करो, ये एल है यदि, तब हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा के लिए दूसरा फॉर्मूला, यहां से इस जगह एक राइट एंगल ट्रायंगल को चेक कर लो। टेन थीटा हो जाएगा h1 माइनस h2 बाई एल, ये हो गया a बाई जी। तो आपको डेल्टा h भी पता चल गया, a बाई जी इंटू एल, a बाई जी इंटू एल। बदलू, यहां चेक करिए, यदि आपके सामने इंटरनेट वाला नहीं, लैब वाला यूट्यूब है, और ये ऐसे एक्सेलरेटेड है, तो लिक्विड का हाइट किस कॉर्नर पे, किस साइड में ज्यादा होगा? लेफ्ट आर्म में ज्यादा होगा लिक्विड का हाइट, या राइट आर्म में ज्यादा होगा? लक्ष्य बालक, सारे लोग कह रहे इसलिए हैं, लग रहा है, फील आ रहा है। अब वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, सही सोचा बंदा ने। ये H1 और ये H2। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि यहां पर H1 माइनस H2 क्या होगा, और उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? तो गौर करिए, हाँ अच्छा आइडिया है। गौर करिए, यदि ऐसा कुछ सिचुएशन आपके सामने है तो सोचने का रास्ता क्या होगा? तो देखिए, यहां पर नीचे एलिमेंट्री ट्यूब मान लीजिए लिक्विड का, एक एलिमेंट्री ट्यूब लिक्विड का मानिए जिसका एरिया ए है और जिसमें लिक्विड का मास m है। उस ट्यूब में, इस लाल वाले ट्यूब का क्या नाम मैंने दिया? एलिमेंट्री ट्यूब। और अब मुझे बताइए कि यहाँ पर 1 वाले पॉइंट पर प्रेशर है P1, तो फोर्स उस ट्यूब पे कितना लगेगा? P1 इंटू ए। 2 वाले पॉइंट पे प्रेशर है, 2 वाले पॉइंट पे प्रेशर है P2, तो 2 वाले पॉइंट पे प्रेशर है P2, तो उस ट्यूब पे, एलिमेंट्री ट्यूब पे फोर्स कितना लगेगा? P2 इंटू ए। और ये एक्सेलरेशन किधर दिख रहा है? टुवर्ड्स राइट। तो एलिमेंट्री ट्यूब पे आप लगता देख रहे हो फोर्स, एल लेंथ का, ए एरिया का, इधर से इधर P1A, इधर से इधर P2A, और ये एक्सेलरेटेड किधर है? राइट। तो एलिमेंट्री ट्यूब के लिए आप लिखो F net इक्वल्स टू ma। F net का मतलब P1A माइनस P2A इक्वल्स टू A इंटू L इंटू रो इंटू A। अब यहाँ चेक करो P1A कितना हो जाएगा? P0 प्लस रो जी H1 इंटू A माइनस P0 प्लस रो जी H2 इंटू A
इक्वल्स टू ए एल रो ए। अब यहां गौर करिए, ये ए और ए कैंसिल आउट हो गया, ये ए और ए और ए ये दोनों तरफ से गया, ये पी नॉट और ये पी नॉट कैंसिल आउट हो गया, और रो जी H1 माइनस H2, और ये किसके बराबर कर देंगे, एल रो ए। यहां से रो कैंसिल आउट कर दिया, H1 माइनस H2 कितना हो गया, H1 माइनस H2 हो गया A बाई जी इंटू एल। अरे सर ये तो पिछला जैसा H डेल्टा H आ रहा है, अक्ल लगा लो शायद दिख जाएगा। तो ये प्रोसेस पिछले वाले केस में H1 और H2 का डिफरेंस निकालने के लिए यूज कर सकते थे। कोई एलिमेंट्री ट्यूब लेकर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि फ्लूइड मैकेनिक्स में आ गए तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अब नहीं लगेगा, वो तो अब भी लगेगा, लेकिन सोचने का तरीका एक होना चाहिए। पहले आपने सिस्टम चुना, किसकी बात कर रहे हैं, फिर उस पर लगने वाले आपने फोर्सेस देखे। सर प्रेशर तो 1 पे वर्टिकल डाउनवर्ड होता, आपने हॉरिजॉन्टल कैसे लगा दिया? भाई यही तो समझा रहा हूं कि प्रेशर का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, और आप जिस डायरेक्शन में सरफेस के नॉर्मल के अलोंग इन टुवर्ड्स द सरफेस फोर्स लगता देखेंगे उस प्रेशर के कारण। अनुज एक बार और समझाऊं क्या? यहां आप नेक्स्ट पॉइंट, उसी पॉइंट को नेक्स्ट एक बार फिर देखिए तो पिछले वाले से कैसे रिलेटेड है। ध्यान से देखिए, लिक्विड ऐसे आप कर दो, एल लेंथ था ना, लिक्विड कब, जब एक्सेलरेटेड ए देखते हो, इधर हाइट वही H1 और इधर H2, और आपने यहां देखा ये एंगल, यहां देखा वो एंगल थीटा, और याद करिए टेन थीटा कैसे लिखते, टेन थीटा लिख देते थे, अभी कुछ देर पहले बर्तन में लिखा था ए बाई जी, जो किसके बराबर है, डेल्टा एच बाई एल। तो डेल्टा एच किसके बराबर आ जाता, ए एल बाई जी। कोई कंफ्यूजन? हाँ नोट कर लो। इधर वाला भी नहीं दिख रहा, वही है डेल्टा एच इक्वल्स टू जी बाई एल। अरे वो भगा दिया मैंने यार, फिर से बना दूं? नहीं सर हो गया, वो तो फिर से चित्र बनाऊं? हो गया। ये देखना थोड़ा, ये बर्तन था, इस बर्तन में पहले ये क्यूबिकल बर्तन है, एल लेंथ विड्थ हाइट ऊपर तक भरा हुआ, और हुआ क्या, इस बर्तन में आपने देखा इसको एक्सेलरेट कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया, और एक्सेलेरेशन कितना है, वो है g बाई 2। तो आपको बताना ये है कि इस बर्तन के कुछ पानी तो बाहर निकल आया होगा और कुछ खाली जगह होगा, तो फाइंड रिमेनिंग लिक्विड थीटा सर बहुत खराब है सर, 1/2 present inside the accelerated container. Shown. Find remaining liquid. Find remaining liquid present in
the accelerated container. सर 3 pi L cube by 16. एक बार चेक करो फिर से। सर अच्छा मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन देख के आप लोगों को ये थीटा तो जरूर पता चल जाएगा। टेन थीटा याद कर लिया है, ए बाई जी, जी बाई 2 अपॉन जी, 1/2। ये लेंथ एल देख रहे हैं, ये हाइट आप देख रहे हैं एल टेन थीटा। यही ना, और वो L/2 तो ये भी L/2। तो नीचे वाला जो टुकड़ा है, तो रिमेनिंग लिक्विड जो आप देखेंगे वो दो टुकड़ों में देखिए, बेस एरिया हो गया L² और इनटू L/2, ये हो गया L/2, नीचे से L/2 हाइट का लिक्विड, और ऊपर आइए बेस एरिया L², हाइट L/2 और उसका हाफ। क्यों? क्योंकि ये पूरा होगा ना, L/2 इंटू L² इंटू हाइट। तो pi R 3D में समझ नहीं आ रहा है। अच्छा 3D में नहीं समझ में आया, बगल में लिखा क्या हुआ है? मैंने सर अच्छा बगल में क्या लिखा हुआ है? देखा नहीं इस क्यूब। तो क्यूब का मतलब लेंथ, विड्थ, बेस, हाइट सारे एल। तो तुम मुझे ये बताओ, एच हाइट का यदि क्यूबॉइड होता तो उसका वॉल्यूम कैसे लिखोगे? बेस एरिया इंटू हाइट। यदि उसके 1/4 हाइट का वॉल्यूम चाहिए, बेस एरिया इंटू 1/4 हाइट। लेकिन यदि वो इंक्लाइंड हो तो जहां इंक्लाइनेशन वाला आ रहा है वहां से आप कंप्लीट ऊपर वाला टुकड़ा मान लो, उसका हाफ कर दो। रूम में क्यूबॉइड में यदि बेस को और ऊपर वाले सिरे को मिला दोगे लाइन से, तो वो दो टुकड़ा करेगा ना रूम का, तो दोनों टुकड़े का वॉल्यूम तो बराबर ही होगा ना। तो आप जब क्यूब देख रहे हो तो क्यूब को अगले पेज पे चेक करो। यदि आप क्यूब देख रहे थे और इस क्यूब में आपने देखा ऐसे, तो मुझे ये बताइए कि यहां वाला लिक्विड का वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप? यहां वाले का तो मैं बता देता हूं, मान लो ये ग्रीन कलर वाला मैं बता देता हूं। यदि आपको यहां ग्रीन कलर वाले का वॉल्यूम चाहिए तो ये वाला हाइट ले लीजिए और ये बेस एरिया ले लीजिए, और यदि आपको इस रेड कलर वाले का चाहिए तो ये हाइट h डैश ले लीजिए और ये बेस एरिया ले लीजिए और उसका हाफ कर दीजिए, क्योंकि बेस एरिया इनटू हाइट क्या दे देगा? वो दे देगा ऊपर वाले टुकड़े का वॉल्यूम। और वहां बीच में ये जो प्लेन है वो उस रूम को दो टुकड़ों में बांट रहा है, कि खाली वाले का कितना हो जाएगा या भरे वाले का कितना हो जाएगा, तो जो पूरे रूम का है का हाफ। तो आपके पास h डैश कितना है? ऊपर वाला L/2 L tan थीटा, और ये बेस एरिया कितना है? L², ये L² और ये h भी है L/2। तो अब देखिए टोटल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इनसाइड कंटेनर, टोटल वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग लिक्विड, टोटल वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग लिक्विड, सुन के लिख लीजिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग लिक्विड इक्वल्स टू क्या लिखने वाले हैं? तो वो इक्वल्स टू लिखने वाले हैं L² इंटू L/2।
प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बाई टू इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा 3L क्यूब बाई 4, मतलब 3/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, 3/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, 3/4 वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये आइडिया थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया या नहीं आ गया? सोच लो एक बार और। हम लोग बात कर रहे थे लिक्विड के कम होने की। अच्छा सोचो, यदि g के बराबर एक्सेलरेशन होता तो, एक एग्जांपल में ये क्यूब है, ध्यान देना, और वो g के बराबर एक्सेलरेशन है, पहले पूरा भरा हुआ था, तो अब जो बचा हुआ होगा वो कितना बचा हुआ होगा? तो थीटा कितना आएगा? tan थीटा आएगा a बाई जी, g बाई जी, थीटा आ जाएगा 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मतलब ये दोनों बराबर होंगे, L और L, यदि दोनों बराबर होंगे मतलब कॉर्नर कट जाएगा तभी 45 बनेगा, क्यूब है तो इसका मतलब टोटल वॉल्यूम जितना है बर्तन का उसका हाफ भाग जाएगा बाहर और हाफ पानी भीतर मिलेगा। सोचो यदि ऐसा होता है तो क्यूब, लेकिन एक्सेलरेशन 2g है, तब एंगल हाफ वाले 45 नहीं होता, उससे भी ज्यादा, मतलब ऐसे केसेस में पानी इतना बचता, हाफ 45 यहाँ है, उससे भी ज्यादा, तो और इधर आ गया। बात समझ में आई या नहीं? हाँ, अब कितना होगा वो मुझे नहीं पता, चेक करके देख लेते हैं। ये L है, यहाँ वाला थीटा वो तो हम जानते हैं, tan थीटा a बाई जी, ये हो गया 2g बाई जी, तो tan थीटा आ गया a, और tan थीटा आ गया a, तो ये जो x है ये हो जाएगा L cot थीटा, सही कह रहे हो, cot थीटा 1/2, तो L/2 आ गया, नहीं तो tan थीटा हो जाएगा L/x, तो x इक्वल्स टू L/2, क्योंकि ये 2 आ गया है, tan थीटा का जो वैल्यू है, tan थीटा का वैल्यू 2 आ गया है, ये दिख रहा है लक्ष्य, पक्का? ठीक है, तो आप अब कैसे निकालोगे इस वॉल्यूम को, ये बताओ। तो यहां ऐसे कर लो, पहले ये लाइन खींच दो, बेस एरिया देख लो L इंटू L/2, हाइट कर लो L, और उसका हाफ, अरे नीचे का बेस एरिया लो ना यार, लेंथ इंटू वेट, L/2 इंटू L, x इंटू L नीचे वाला, और हाइट L, तो पूरा पूरा वो कमरा हो गया जो यहां से यहां तक रेड दिखा रहा हूं, उसका हाफ कर दो, पक्का? ठीक है, ये होगा वो जो बचा हुआ पानी है, मतलब ये हो गया कितना, L क्यूब बाई 4, L क्यूब बाई 4, L क्यूब बाई 4, मतलब 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब एक छोटा सा आइडिया और एक्सटेंड कर दो अपने आइडिया को थोड़ा सा, कि हमने 3 बर्तन देखे, ध्यान देना, एक में वर्टिकल है दीवार, एक में इंक्लाइंड आउट और एक में इंक्लाइंड इन, ये है आपका चित्र और बेस एरिया एक जैसा। 3 बर्तन देखिए और अपने अपने कॉपी पे बना लीजिए 3 बर्तन, और तीनों बर्तन में 100-100 ग्राम पानी भर दीजिए अपने हिसाब से। बर्तन में क्या खास है, बेस एरिया सेम। 3 बर्तन बनाइए और तीनों में आप पानी पुटअप कर दीजिए, 100-100 ग्राम पानी केवल। और अब ये बताइए बेस पर प्रेशर किसके केस में ज्यादा होगा, किस केस में कम होगा, और क्या सेम होगा 1, 2 और 3 में, इस पे विचार करिए। तीनों में 100 ग्राम पानी हमने फिलअप किया है। 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं, प्रेशर के बारे में क्या कहेंगे? फर्स्ट में सबसे कम, क्यों ऋषभ? सेम होगा या अलग अलग होगा, क्या लग रहा है? तीनों में 100 ग्राम पानी, प्रेशर सोचना है क्या होगा,
तो ऋषभ सोच रहे होंगे फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स एक जैसा, mg एरिया एक जैसा, तो आपको तो बराबर दिख रहा होगा। अब मुझे ये बताइए कि एनएलएम में फोर्स पहले आता, लेकिन लिक्विड पढ़ते वक्त फोर्स पहले आएगा या प्रेशर पहले आएगा? चलो, अब लिक्विड भरोगे तो क्या हाइट तीनों में एक जैसा दिखेगा? किसमें ज्यादा दिखेगा हाइट? क्यों? बर्तन के डिजाइन के कारण, बर्तन के डिजाइन के कारण बेस एरिया सेम है। अब बताइए हाइट जो होगा वो एक जैसा दिखेगा या अलग अलग दिख रहा है? तो प्रेशर के बारे में क्या कहेंगे? P1 रो GH1, P2 रो GH2 और P3 रो GH3। तो किसका हाइट ज्यादा दिख रहा है? थर्ड वाले का प्रेशर ज्यादा। बहुत बढ़िया लग दिख गया था ये, बहुत बढ़िया। वो क्यों कहते हो कि मेरे समझ में नहीं आता? कितना अच्छा तो जवाब दे रहे हो। इजी है ना? तो ऐसे सब कुछ इजी है यदि तुम सोचो। यदि सोचोगे तो कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जो इजी ना हो। एक मन में बैठा है मेरा कि मैंने ये नहीं, ये टफ, वो टफ, कोई टफ नहीं, सारा आसान होता है। एनालाइज करते वक्त बेसिक्स के साथ चलो। अब मुझे बताओ बेस पे लगने वाला फोर्स, किस पे लगने वाला? बेस पे लगने वाला फोर्स लिक्विड के कारण किसमें सबसे ज्यादा, किसमें सबसे कम, या तीनों में एक जैसा? P3 into A, P2 into A, P1 into A। आपको F1 दिखेगा, F2 दिखेगा, F3 दिखेगा। आपको F1, F2, F3 दिखेगा। F1, F2, F3 में किसको ज्यादा किसको कम कहने वाले हो? F1, F2, F3 में किसको ज्यादा किसको कम? जैसे प्रेशर ज्यादा, जहां प्रेशर ज्यादा वहां फोर्स ज्यादा। तो बेस पर फोर्स ऑन बेस, ये है फोर्स ऑन बेस, फोर्स ऑन बेस। ये हम जो देख रहे हैं उनमें क्या रिलेशन दिख रहा होगा? जहां F3 वो ग्रेटर देन F2 से, और सॉरी F1 इज लेस देन F2, F2 इज लेस देन F3। कहानी खत्म। अब अकल लगाइए। लिक्विड के द्वारा नहीं, लिक्विड पर कौन सा कंटेनर 1, 2 या 3 ज्यादा फोर्स लगा रहा है? लैंग्वेज पे फोकस करिएगा। लिक्विड पर कौन सा कंटेनर ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा? 1, 2 या 3? लिक्विड पर कौन सा कंटेनर ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा? क्यों? अच्छा, कंटेनर का मतलब क्या? कंटेनर का मतलब कंटेनर जिसमें लिक्विड रखा हुआ है का बेस और वॉल। मुझे तो पता नहीं है कैसे सोचें, क्योंकि वो डायरेक्शन भी नहीं पता, और डायरेक्शन नॉर्मल के लॉन्ग लेके फिर वेक्टर सम करेंगे, लंबा चौड़ा रास्ता हो गया। अच्छा, लिक्विड पे लगा कौन रहा है फोर्स? कौन कौन फोर्स लगा रहा है? वॉल, बेस। एटमॉस्फेयर को नेग्लेक्ट कर दो। अब कौन कौन बचा? वॉल एंड बेस। मिलकर के क्या हुआ? कंटेनर। क्या केवल कंटेनर फोर्स लगा रहा है? लिक्विड पे और कौन फोर्स लगा रहा है? लिक्विड पर लगाने वाले दो ही लोग हैं फोर्स, एक है बर्तन और दूसरा है ग्रेविटी। और लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो बर्तन के द्वारा लिक्विड पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए? mg के बराबर। और किस तरफ होना चाहिए? वर्टिकल। कल लगा लो यार। तो क्या होगा? कंटेनर के कारण नेट फोर्स लिक्विड के ऊपर लगने वाला तीनों में सेम होगा, वर्टिकल ऑफ mg के बराबर। दिल है कि मानता नहीं। लिक्विड
कौन बर्तन में बैठा लिक्विड, उस पर फोर्स कौन कौन लगा रहा, एक ग्रेविटी किधर लगाएगा और बर्तन किधर लगाएगा, कैसे भी लगाए, नेट जीरो होना चाहिए या नहीं, वही फोर्स है और रुका हुआ है लिक्विड। तो mg किधर है, नीचे, तो बर्तन का फोर्स किधर होगा, ऊपर, कितना, mg से कम या ज्यादा, mg से ज्यादा, ज्यादा होता तो पानी आसमान घूमने चला जाता, बराबर होगा तो बैठा रहेगा। ठीक है, सोच लो एक बार। वैसे भी फील होगा, घबराओ मत। अगला क्वेश्चन, बर्तन के दीवारों ने लिक्विड पे कितना फोर्स लगाया, वॉल, फोर्स ऑन लिक्विड ड्यू टू वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ऐसे तो इसमें भी बोल देंगे रुका हुआ पानी है तो इसमें भी जीरो हो जाएगा। केवल वॉल और mg थोड़े ना है, वॉल है, बेस है और mg है, तीन चीजें हो गई। अब वॉल का पूछ रहा हूँ, ग्रेविटी नहीं होगी, ग्रेविटी तो होगा ही, अब अकल लगानी है थोड़ी सी, वॉल का जीरो होगा। सोचो। ये इधर से लगा, ये इधर से लगा, बैलेंस कर दिए दोनों जीरो ऑफ है। तो केवल बीच वाला डायग्राम देखोगे कि दायां बायां वाला डायग्राम कुछ नहीं करेगा। अच्छा, ये फोर्स आता क्यों होगा, तो आपके गाल पे मैं एक चाटा दूं, फोर्स आएगा ही आएगा। तो दीवार पे फोर्स कैसे एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल के कारण आता है, सॉरी mg के कारण, तो mg के कारण तो फर्श पे आएगा, दीवार पे क्यों आता है, सोचो। मॉलिक्यूल, अरे तो भाई अच्छे बच्चे की तरह मॉलिक्यूल बैठे दिख रहे हैं आपको, एक बार सोचो तो सही, कबड्डी खेल रहा है वो सारा मॉलिक्यूल, खेल रहा है कि नहीं खेल रहा, तो टकराएगा कि नहीं टकराएगा, तो दीवार पे जा जाके सर मारोगे तो दीवार टूटेगा कि नहीं टूटेगा, कभी या तो सर टूटेगा। अरे तो फोर्स बनेगा कि नहीं बनेगा दीवार पे, मॉलिक्यूल जाके सर मार रहे हैं दीवार पे, तो किस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, नॉर्मल के लॉन्ग। तो ध्यान से देखो, पानी इधर जाके फोर्स लगाता है, टक्कर मारता है, तो पानी ने दीवार पे फोर्स इधर और इधर दिया, तो न्यूटन थर्ड लॉ से दीवार जो फोर्स देगा पानी पे वो इधर और इधर देगा। बेस पर पानी ने इधर फोर्स दिया, तो दीवार जो लिक्विड पर फोर्स देगा बेस से वो ऊपर देगा। तो हम यदि वॉल का फोर्स देखना चाहते हैं तो ये जो F आ रहा है और F आ रहा है और ये जो F डैश है, इन तीनों का सम, ये F वेक्टर सम और ये F डैश, इन तीनों का वेक्टर सम तो mg के बराबर है या माइनस mg के बराबर है, माइनस mg के बराबर है। तो अब यहां से गौर करो ना कि ये जो F और ये जो F है, इनका रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, अपवर्ड, ये F वॉल है और ये जो ऊपर दिख रहा है ये F बेस है, F वॉल अब वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, F बेस, एरो हमने हटा लिया, वो किसके बराबर आ गया, mg के। और F बेस लिखना आप जानते हैं, कैसे जानते हैं, अभी अभी देखा था, रोजी H1 इंटू ए, और वो किसके बराबर हो गया, mg के। और ये F वॉल, तो F वॉल कितना हो गया, तो F वॉल जो पहले वाले केस में दिख रहा है वो दिख रहा है mg माइनस ए रो जी H1। क्या ये बात समझ में आई, दिखा भी ना। और दूसरे वाले में तो लिक्विड लेफ्ट साइड लगाएगा, राइट साइड लगाएगा, वॉल जो लगाएगा राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, तो वॉल वाला जीरो हो जाएगा और ये जो बेस लगाएगा वही mg के बराबर आ जाएगा, जो बेस लगाएगा वही, बेस जितना लगाएगा ऊपर उतना ही mg होगा। इसलिए mg प्लस वाह वाह, देखो तो कितना अच्छा सोच रहा है बालक, बहुत बढ़िया। देखो लिक्विड इस तरह से फोर्स लगा रहा है और ये यहाँ ऐसे आ जाएगा फोर्स, तो आप जो देख रहे हैं ये फोर्सेस लिक्विड के कारण, तो ये इन दोनों का वॉल वाला रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, इधर। तो ये तीसरे वाले केस में F वॉल प्लस mg इक्वल्स टू F बेस, तो बेस वाला फोर्स इसीलिए mg से वहां ज्यादा होता है। तो एक काम कर लो, बेस पे लगने वाला फोर्स और mg का अंतर ले लो, या दोनों बराबर होंगे तो वॉल का फोर्स जीरो,
और दोनों में कोई एक बड़ा होगा तो बड़े में से छोटे को घटा लेना, वो अंतर जो होगा वो देगा वॉल का फोर्स। सर ये इतने छोटे छोटे पॉइंट, छोटे बड़े नहीं, आपके काम के हैं पॉइंट। लिक्विड को ऐसे हम देख सकते हैं फोर्स लगाते। क्या ये चित्र मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? पुलकित कंफर्टेबल हो गए इन पॉइंट्स के साथ? यस सर। बहुत बढ़िया। सिमरन आपको कुछ एक बार और समझाऊं थोड़ा सा? नो सर, आगे। बहुत बढ़िया। मैं अच्छा सॉरी, पीछे वाले पेज को देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूं। तो वॉल के कारण फोर्स निकालना होगा, तो पहला वाला केस देखा हमने, दूसरे वाले केस में वॉल का फोर्स कैंसिल आउट हो गया, और तीसरे वाले केस में वॉल का फोर्स हमने देखा बेस के फोर्स में से mg का फोर्स हटाने से मिलेगा। नेट क्यू जीरो हुआ था लास्ट वाले केस में, क्योंकि बेस का तो ज्यादा है ना एमवी से। लास्ट वाले केस में क्यों जीरो होगा? वो जो वो इससे पहले वाला जो हाँ बीच वाला नहीं, उसमें मैंने क्या कहा था कि बर्तन में रखे पानी का नेचर किधर है? नीचे जाने का, ग्रेविटी के कारण, और वो नीचे नहीं गया। किसने रोका? बर्तन ने। बर्तन का क्या? बेस और वॉल मिल करके। तो बेस और वॉल मिल करके mg के बराबर फोर्स होगा। यदि बेस का फोर्स mg से ज्यादा है तो वॉल का फोर्स mg और उसके डिफरेंस के बराबर हो। यदि बेस का फोर्स mg के बराबर है तो वॉल का फोर्स 0 हो जाएगा, जो बीच वाला केस है। वॉल देखो, लेफ्ट और राइट साइड वाला बराबर फोर्स होने के कारण, एक ही डायरेक्शन में होने के कारण, एक ही लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण सम करके 0 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड का वॉल राइट साइड धकेल रहा है, राइट साइड का वॉल लिक्विड को लेफ्ट साइड धकेल रहा है। लिक्विड के दोनों डायरेक्शन से जो फोर्स आएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक ना? ये सब कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें प्लीज। अब मुझे ये बताइए, हमेशा ऐसा तो होगा कि बेस पे ही फोर्स पूछो? जरूरी नहीं। तो आप बताइए, जब कोई वॉल होगा तो वॉल पे लगने वाला फोर्स देखना चाहते हैं। ये क्यूबिकल बक्सा है, बर्तन है, साइड जो है लेंथ L कह देता हूं। अब मुझे ये बताइए, ये भी L, ये भी L, दीवार पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू लिक्विड? फोर्स ऑन वर्टिकल वॉल ड्यू टू लिक्विड। तो ध्यान से देखिए, क्या प्रेशर एक जैसा लगेगा? यहां डेप्थ बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ता जाएगा? आप या तो कैलकुलस अप्लाई कर दें, छोटे टुकड़े का कई निकाल करके 0 से L तक हाइट ले लें, या दूसरा तरीका हो सकता है एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, P एवरेज इनटू एरिया। P एवरेज का मतलब P मैक्सिमम प्लस P मिनिमम बाई 2 इंटू एरिया। P मैक्सिमम रो जी L, इनिशियल 0, उनका सम करके आधा कर दो, एवरेज हो गया, एरिया हो गया L स्क्वायर, रो जी L क्यूब बाई 2। ये हो जाएगा फोर्स ऑन वॉल, वर्टिकल वॉल। ऊपर में जो प्रेशर हमने देखा वो P मिनिमम यहाँ देखा 0 कह देते हैं, क्योंकि वो तो लेफ्ट और राइट से जो एटमॉस्फेयर होगा वो एक ही जैसा होता है, बैलेंस। और यहाँ P मैक्सिमम देख रहे हैं, रो जी L, लेफ्ट और राइट से जो एटमॉस्फेयर का इफेक्ट आएगा वो कैंसिल हो रहा है। लिक्विड का फोर्स वॉल पे यदि हम देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा? मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2। या फिर दूसरा रास्ता हो जाता है,
ये वॉल, इस वॉल पे आप h डेप्थ में आ जाइए और यहाँ L लेंथ का ये टुकड़ा देखिए और इस पे लगने वाला फोर्स देखिए, इस पे फोर्स धकेलने वाला लगता देखिए आप, ये हो जाएगा रो जी एच इंटू डी ए, या रो जी एच प्रेशर इंटू एल इंटू डी एच, एल लेंथ डी एच हाइट विड्थ, और इनको हम इंटीग्रेट कर देते हैं टोटल फोर्स वॉल पे देखने के लिए, रो जी एच एल डी एच, और h का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से l तक, तो रो जी एल एच स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 0 से l तक, तो रो जी एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2, रो जी एल क्यूब बाई 2, रो जी एल क्यूब बाई 2। ये देखो, ध्यान से देखना, फिर से लिख लेना, घबराना मत किसी का पेज बदल गया हो तो। मुझे ये बताओ, ये जो क्यूब है, क्यूब में पानी भरा हुआ यदि आप देख रहे हैं, आराम से सोचो, तो पहले h डेप्थ में पहुंच जाओ और वहां पर प्रेशर बताओ कितना होगा, और उसके कारण DH में फोर्स देख लो जिसका लेंथ L है, तो वहां जो फोर्स लगेगा दैट इज DF, वो DF किसके बराबर लिख दोगे, प्रेशर इंटू DA, प्रेशर है रो जी एच इंटू DA कितना है LDH, इंटीग्रेट कर दो, F ऑन वॉल कितना आ गया, ये 0 से L तक जाते हैं तो रो जी एल क्यूब बाई 2, रो जी एल क्यूब बाई 2, रो जी एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2, रो जी एल क्यूब बाई 2। लक्ष्य समझ में आ गया, इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया तो कम से कम एवरेज तो समझो, ऊपर में कितना प्रेशर होगा 0, नीचे कितना होगा रो जी कैपिटल एच, उनका सम करके 2 से डिवाइड कर दो, वॉल का एवरेज प्रेशर एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स। अच्छा, ये फोर्स वॉल के सेंटर पे लगेगा या सेंटर से कहीं नीचे लगेगा, इफेक्टिव पॉइंट कहां होगा फोर्स के लगने का, यदि पूरे वॉल पे एक जैसा फोर्स होता तो बीच में लगता इफेक्टिव पॉइंट, लेकिन ऊपर कम फोर्स लग रहा है, नीचे ज्यादा लग रहा है, तो इफेक्टिव सेंटर से नीचे चला आएगा। अरे फोर्स तो सोचो कहां पर है, क्या एक जैसा फोर्स है पूरे दीवार पे, कहां पर कम है कहां पर ज्यादा है, तो नेट फोर्स का इफेक्टिव पॉइंट यदि देखना चाहेंगे तो क्या मिड में आएगा या मिड से नीचे आ जाएगा, से नीचे आएगा, बस इतनी सी बात। क्या ये दिख रहा है, लेकिन आपने ये तो सोच लिया, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि ये बर्तन का जो साइड हो वो हमेशा वर्टिकल हो। मान लो थीटा इंक्लाइंड है, फोर्स ऑन वॉल, फोर्स ऑन इंक्लाइंड वॉल, ये कितना होगा ये हम ढूंढना चाहते हैं। लिक्विड यहां भरा देख रहा है इस बर्तन में, फोर्स ऑन इंक्लाइंड वॉल, ये कैसे ढूंढ लेंगे, लफड़ा तो है सर, मैं भी फिर से एवरेज प्रेशर कर लूंगा, नहीं ऑप्शन तो मतलब सोच के देखते हैं, शायद ऐसा कुछ, यहाँ थोड़ा सा लफड़ा है, थोड़ा सा तो लफड़ा है, बेस का लेंथ इंटू विड्थ L इंटू एल है और ये हाइट L है, उधर इंक्लाइनेशन दिया हुआ है, ये बेस एरिया। पहले ये सोचो वॉल पे जो नेट फोर्स होगा वो होगा किधर, ऐसे कहीं होगा, ठीक, और इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, और बर्तन ना तो लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है, तो बर्तन का राइट वाला तो हम जानते ही हैं, 0 प्लस रो जी एल बाई 2 इंटू एल स्क्वायर,
अरे एवरेज प्रेशर इंटू एरिया। तो एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा रो जी एल क्यूब बाई 2। और यहां थीटा है, ये नॉर्मल है, तो ये भी थीटा होगा। तो यदि हम कहते हैं एफ एक्स, तो ये क्या लिख सकते हो? एफ ऑन इंक्लाइंड वॉल इंटू कॉस थीटा। आपको एफ ऑन इंक्लाइंड वॉल निकल आएगा डायरेक्ट। सर इसमें इफेक्टिव का होगा स्लैंट में। ज्यादा फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे, वेट ज्यादा होने के कारण, नीचे प्रेशर ज्यादा होने के कारण, तो सेंटर के नीचे, वॉल का जो इंक्लाइंड वॉल का जो भी सेंटर होगा ज्योमेट्रिक, उसके नीचे। शेप से ऊपर नहीं होगा। वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा देखो ना, वॉल के परपेंडिकुलर होगा। उसके दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, और वेक्टर्स से ये मुझे पता चला कि एफ ऑन वॉल कॉस थीटा जो होगा वो हो जाएगा एफ एक्स के बराबर। अभी के लिए मात्र इतना ही रखते हैं। सर ये कुछ समझ नहीं आया, मेरा नेट चला गया था। एक बार और बता देता हूं, मुझे ये बताओ कि यहाँ वॉल इंक्लाइंड है और भरा हुआ है पानी, तो पानी के कारण नेट फोर्स वॉल पे किधर लगता होगा? तो प्रेशर वॉल के फील करो। परपेंडिकुलर। हाँ, तो प्रेशर फील करो, तो वो नेट कहीं इधर ही तो आएगा, नेट फोर्स। इंक्लाइंड वॉल ड्यू टू लिक्विड। और यहां पर आपको पता है कि इसके दो कंपोनेंट बनने वाले हैं, एक एफ एक्स, एक एफ एक्स और एक एफ वाई। एफ वाई किसके बराबर होगा ये भी देख लेना एक बार आप सब लोग। यहाँ जो डेल्टा एम लिक्विड होगा उस डेल्टा एम जी के बराबर होगा ये। और एफ एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो इधर जो वॉल पे लग रहा है 0 प्लस रो जी एल बाई 2 एवरेज प्रेशर इंटू एरिया। अभी अभी वर्टिकल वॉल पे निकाल करके हमने देखा है, रो जी एल क्यूब बाई 2। तो एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा? बर्तन ना तो लेफ्ट गया ना राइट गया, तो एफ एक्स बराबर हो गया रो जी एल क्यूब बाई 2 के। अब एफ नेट चाहो तो दो रास्ते हैं, एक तो एफ नेट बराबर तुम कह सकते हो अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, या दूसरा रास्ता हो सकता है एफ एक्स बाई एफ नेट इक्वल्स टू कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है। तो यहां से तुम्हें दिख जाएगा एफ एक्स बाई एफ नेट ही तो होगा, चेक कर लेना एक बार। एफ नेट हो जाएगा एफ एक्स सेक थीटा। अरे वो चेक कर लेना यार, एफ एक्स हाँ कॉस थीटा सर, लिख दिया है शायद, तो पिछले पेज पे चेक कर लो क्या लिखा हुआ पिछले है। पे सर शायद गलत। नहीं भेजा है ना? अच्छा ठीक है, फिर सही है, उधर भेजोगे तो सेक में चला जाएगा। ये आइडिया क्लियर? यस सर, समझ गया सर। बहुत बढ़िया। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कंटिन्यू रहेगा स्टैटिक्स अभी, और फिर डायनामिक्स की बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही।